नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी जंक्शन पर। हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। शुरू करते हैं हम लोग। रघुवर देख देख तो अंदर क्या काम है। रघुवर अंदर गए। सोनसी ने धीरे से कहा, पोल का वही रह गया, ले आओ। पहनी तो हो। आलस में रघुवर प्रसाद ने कहा, यह दूसरा है, किसी ने देखा। अम्मा ने कहा। रघुवर प्रसाद खिड़की से कूद गए। बूढ़ी अम्मा बैठे बैठे सीख की झाड़ू के सामने बुहार रही थी। एक हाथ थक जाता, दूसरे हाथ से बुहारती। रघुवर प्रसाद ने भागते हुए कुछ नहीं कहा, पर बूढ़ी अम्मा ने सुना कि रघुवर प्रसाद ने कहा, बूढ़ी अम्मा बहुत मेहनत करती हो। लौटते समय रघुवर प्रसाद ने कहा, बुढ़ी अम्मा मैंने चाय अभी तक नहीं पी है। बुढ़ी अम्मा ने सुना। रघुवर प्रसाद ने कहा, दो दो 2 घंटे के लिए सोनसी को काम करने के लिए बुला लिया करो। इतने में रघुवर प्रसाद ने देखा कि पोलका के बदले ये तालाब के कमल का फूल तोड़ लाए हैं। पलट कर दौड़ते दौड़ते उन्होंने टीले के पास देखा कि वहां भी बुढ़ी अम्मा पेड़ों के नीचे एक बहुत छोटी सी जगह बैठे बैठे बुहार रही थी। रघुवर प्रसाद ने कहा, बुढ़ी अम्मा क्या पूरा जंगल बुहारती हो। बुढ़ी अम्मा ने सुना कि रघुवर प्रसाद ने कहा, पूरी दुनिया बुहारती हो। मैं बहुत बुढ़ी हूँ, बुढ़ी अम्मा ने कहा। रघुवर प्रसाद ने सुना, हाँ। रघुवर प्रसाद ने चुपकर खिड़की से देखा कि माता पिता ओले से मुर्रा निकालकर थाली में रख रहे हैं। अम्मा ने रघुवर प्रसाद को खिड़की के पास देख लिया। रघुवर प्रसाद पिता के कारण अंदर नहीं घुस रहे थे। तुम थोड़ा बाहर जाओगे, अम्मा ने कहा। क्यों? थोड़ा नमक मिर्च और सरसों का तेल देना। अम्मा पिता के पास गई और मुर्रा की थाली खींचते हुए धीरे से कहा, काहे मेहरापा करते हो। पिताजी बेमन से उठे तो खिड़की के बाहर खड़े रघुवर प्रसाद दिखा। वहाँ क्या कर रहा है? कमल का फूल तोड़ने गया था, आपकी पूजा के लिए। अच्छा ठीक है। मुट्ठी में रघुवर प्रसाद पोल का छुपाए हुए अंदर कूद गए और कमल का फूल पिता को दिया। सफ़ेद कमल का फूल। बहू तुम नहा लो, अम्मा ने कहा। अम्मा मैं नहा ली, सोनसी ने कहा। सोनसी को लगा कि कहीं पर गलती हो गई। कब नहाई? अम्मा ने कहा। अम्मा भूल गई, उसे लगा नहीं कहना था। रात को उठकर उसने देखा था कि सोनसी और रघुवर प्रसाद दोनों कमरे में नहीं थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़की से गए होंगे। पहले तालाब में नहाई थी। मैं सोची कि सुबह हो गई। नहाने के बाद भी सुबह नहीं हुई तो फिर लेट गई। धीरे से सोनसी ने कहा, ठीक है ठीक है अम्मा, हम लोग नहाने जाते हैं। पिता झोले में अपने और रघुवर प्रसाद की माँ के कपड़े जमा लिए थे। यहाँ खिड़की से चले जाइए, पास ही तालाब है, एकांत रहता है। रघुवर प्रसाद ने कहा। हमारी उम्र नहीं है, नहीं वही नहाएंगे जहाँ डूबने पर कोई बचाने के लिए हो। मैं भी चलूँ? तुम भी ना ली हो न? जी, रघुवर प्रसाद ने कहा। पिता को खांसी आई। खांस कर वे खिड़की के बाहर थूकने वाले थे तो अम्मा ने रोका। अरे यहाँ नहीं थूको, बाहर नाली में जाकर थूको। बच्चे खिड़की के नीचे बैठे रहते हैं। रघुवर प्रसाद का आना आना जाना करता है। यहाँ यह पनाला नहीं है, अम्मा ने कहा। पिता थूकते थूकते रुक गए। दरवाजे के बाहर गए। पिता थूकते तो खिड़की से दिख रहे आकाश पर छींटे पड़ जाते। कपड़ों का झोला पिता के हाथ में था। रघुवर प्रसाद की माँ छोटी सी दुबली पतली थी। दोनों के बाल सफ़ेद हो गए थे। चलते चलते पिता कभी माँ का सहारा लेते तो कभी पिता का सहारा लेती। छोटू तू भी माँ के साथ क्यों नहीं चला जा गया? अम्मा ने मना कर दिया। कहा यही बाल्टी में से नहा ले। दोनों नंगे पैर गए थे। पिता की चप्पल बाहर थी। कमरे के अंदर एक खोखा था। इस खोखे के अंदर जूते चप्पल रखे जाते थे। पिता को चप्पल घर के अंदर लाना अच्छा नहीं लगता था। रघुवर प्रसाद जूते बाहर उतार कर हाथ में लेकर खोखे में रख देते थे। अम्मा चप्पल नहीं पहनती थी। गांव के घर के बाहर बाल्टी रखी होती थी। घर के अंदर आने से पहले पैर धोकर आना पड़ता था। छोटू चप्पल खरीद लेता पर बहुत कम पहनता था। छोटू के सामने सड़क का एक कुत्ता पिता की एक चप्पल उठाकर भाग गया। छोटू हट हट कहता कुत्ते के पीछे दौड़ा तो कुत्ता और जोर से भागा और खेत की तरफ झाड़ियों में घुस गया। छोटू की आवाज़ सुनकर रघुवर प्रसाद भी दौड़े। क्या हुआ? कुत्ता पिता का चप्पल लेकर भाग गया। किधर गया?
उधर कहीं झाड़ियों में घुस गया। दोनों ने झाड़ियों में चप्पल को ढूंढा, चप्पल नहीं मिली तो लौट आए। एक अकेली चप्पल थी। पिता आए तो आते ही छोटू ने कहा, कुत्ता आपकी एक चप्पल ले गया। अरे, हम दोनों ने ढूंढा, चप्पल नहीं मिली। आपसे कहता था अंदर धोके खोके में रख दीजिए, माने नहीं। मिल जाएगी, अम्मा ने कहा। अम्मा के कंधे पर धुले हुए कपड़े थे। पिता छोटू के साथ चप्पल ढूंढने गए। पीछे रघुवर भी गया। चप्पल नहीं मिली। चप्पल का खो जाने का पिता को अखर रहा था। फिर भी उन्होंने रघुवर की माँ से कहा, 6 महीने हो गए, बहुत पहन ली। जवाब में रघुवर प्रसाद की माँ कहना चाहती थी कि 6 महीने नहीं, 2 महीने हुए हैं, पर नहीं कहा। दोपहर में अम्मा पड़ोस में चली गई। पिता खाली झोला लेकर चले गए। पिता जब भी बाहर निकलते थे खाली झोला लेकर निकलते। उन्हें लगता था कि बहुत जरूरत किसी रास्ते में कभी भी अचानक दिख जाएगी, तो खरीद कर रखने के लिए झोला होना चाहिए। झोला नहीं भूलते, पैसे भूल जाते थे। जब पैसे नहीं होते तो याद आने पर भी नहीं रखते। कैसे रखते? ऐसे में झोला हाथ में रखने का क्या मतलब था? उनका यह मतलब तो नहीं था कि ज़रूरत की चीज़ें झोले में ले आएंगे पर और पैसे बाद में दे जाएंगे। उन्हें लगता था कि उधार लेने का समय अब निकल चुका है। जब चुकता करने का समय निकल जाता है तो उधार लेने का समय भी चला जाता है। कितनी चीज़ें होती है पर ये जान जाते हैं कि हमारे लिए नहीं है। छोटा सा बच्चा जान जाता है। छोटू जब गया था देख लेने से वस्तुओं को पा जाने का सुख मिल जाता तो कितना अच्छा होता। मिठाई को देखते ही खाने का सुख ऐसा होता तो देखने के लिए थोड़ी चीज़ें होती और सबकी ज़रूरत पूरी हो जाती। अनजानी खुशी सोच समझकर हुए दुख को भी दूर कर देती थी। रघुवर प्रसाद ने कहा, सोनसी, तुम्हारे पास पैसे होंगे, पिता के लिए चप्पल ले आते। हाँ, 25 रुपये हैं, हो जाएगा। हाँ, हो तो जाएगा, मेरी माँ ने दिए थे, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद खुशी खुशी छोटू के साथ चले, पर नाप के लिए पिता के साथ आते। छोटू ने कहा, नाप के लिए पिता की चप्पल है। रघुवर प्रसाद पिता की चप्पल पतलून की जेब के अंदर घुसाए हुए थे। चौथाई चप्पल बाहर दिख रही थी। गोल बाजार में चप्पल जूते की दुकान ऐसी थी कि दरी से ऊपर जूते चप्पल की ढेर लगी थी। दोनों ने मिलकर पिता के नाप की काले रंग की चप्पल छांटी। जेब में पिता की पुरानी चप्पल रघुवर प्रसाद रखे थे। नई चप्पल अखबार में लपेटी छोटू के पास थी। वह नंगे पांव थिरक रहा था। सड़क पर माचिस की खाली डिब्बी पड़ी थी। छोटू ने चलते चलते उसे ठोकर मारी। आगे माचिस के पत्थर पर टुकड़ा था। माचिस के पास पत्थर का टुकड़ा था। छोटू पत्थर के टुकड़े पर न लगे, नहीं तो चोट लग जाएगी, परंतु छोटू ने निशाना साध कर माचिस को मारा। भैया, पत्थर को तुम मारोगे? तुम जूता पहने हुए हो। नहीं, पत्थर बड़ा है, जूता खराब हो जाएगा, रघुवर प्रसाद ने कहा। चप्पल देखकर अम्मा और सोनसी बहुत खुश हुई। चप्पल को खिड़की के नीचे छोटू ने रख दिया। अम्मा ने गांव के घर की तरह बाल्टी में पानी बाहर दरवाजे के पास रखवा दिया था। बाल्टी छोटे परे से ढकी थी। अब पैर धोकर सब कमरे में आने लगे। रात में बाल्टी को अंदर रख दिया जाता था। पिता झोले को कंधे पर रख पैर धोकर आए। पिता का ध्यान चप्पल की तरफ नहीं जा रहा था। सोनसी से नहीं रहा गया। वह चप्पल उठाई और सामने पिता के पैर के पास रख दी। अरे, किसकी चप्पल है? पिता ने पूछा। फिर गुस्सा हुए, नाप के लिए मैं जाता तो ठीक था, छोटी दिख रही है। नाप के लिए आप ये बच्ची चप्पल लेकर गए थे, रघुवर प्रसाद ने कहा। अच्छा, कहकर पिता मुस्कुराए। उन्हें चप्पल बिल्कुल ठीक हुई। वे पहने कमरे में घूमते खड़े रहे। बाहर से थके आए। अम्मा ने कहा, खटिया पर बैठकर सुस्ता लो। थका नहीं हूँ, पिता ने कहा। लेटना मत, चप्पल पहने बैठे रहना, अम्मा ने कहा। रघुवर की माँ की सलाह को पिता ने मान लिया। वे चारपाई पर बैठ गए। चप्पल पहने हुए उनके पैर अच्छे लग रहे थे। इतने में रघुवर की माँ पास आकर बैठ गई और चप्पल को देखते हुए पूछी, अच्छी है? हाँ। तभी उन दोनों का मन खिड़की से उस पार जाने का हुआ। चलो, चप्पल उतार कर, पिता ने कहा। सहारा देने के लिए रघुवर प्रसाद खिड़की की
दूसरी तरफ चले गए थे। पिता स्टूल के सहारे खिड़की की चौखट पर बाहर पैर लटकाए बैठ गए। रघुवर ने उन्हें नीचे उतार दिया। स्टूल पर पैर रखकर अम्मा छड़ी तो सोहन सिंह ने सहारा दिया। रघुवर ने माँ को संभाल कर नीचे उतार दिया। वह उतने में ही इतना अच्छा लगा कि पिता आगे चल पड़े। पीछे पीछे माँ, रघु तुम नहीं चलोगे? पिता ने पूछा। रघु नहीं जा रहा है, रघुवर की माँ ने कहा। पिता ने मुड़कर देखा तो रघुवर सोहन सिंह खिड़की पर खड़े थे। सोहन सिंह सिर्फ सिर ढाके हुए थी। वह रघुवर का दाहिना हाथ अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। पिता मुड़े थे तब भी सोहन सिंह ने रघुवर उसी तरह खड़े रहे। रघुवर को भी ध्यान न रहा। पिता ने कहा, पीछे देखो तो। रघुवर की माँ ने मुड़कर देखा तो कहा, देख लिया। आगे जाकर पिता ने पूछा, छोटू कहाँ है? कहीं खेलने चला गया, अभी तक नहीं आया। वह भी आ जाता, रघु के साथ आ जाएगा। तुम झोला नहीं लाए? रघुवर की माँ ने पूछा। मैं भूल गया। अरे यहाँ क्या मिलेगा? मकोई, बेर, कांदा कुछ तो मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो तालाब से झोला धोकर ले आएंगे। इसी पगडंडी से चलो। दूर बरगद का पेड़ दिख रहा है। रास्ते में एक बड़ा बरगद एक पेड़ से उतरकर दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। धुआं उठ रहा है उधर, पिता ने कहा। बुढ़ी अम्मा रात के खाने की तैयारी कर रही होगी। अभी तो सूरज भी नहीं ढला। उजाला उजाले काम करने में अच्छा रहता है। हाँ, बुढ़ी अम्मा की झोंपड़ी दिखी। जब ये वहां पहुंचे तो एक बंदरिया पेड़ में बच्चा चिपकाए अचानक कूदते कूदते बरगद के पेड़ पर चढ़ गई थी। अभी डूबते सूर्य का प्रकाश हो रहा था। इधर सूर्य इस तरह डूब रहा था जैसे यह पश्चिम की जगह है। पूरा पश्चिम डूबते सूर्य से हल्का लाल प्रकाशित हो रहा था। डूबते सूर्य का प्रकाश इतना था कि यही कहीं पास में डूब रहा था और उसका डूबना बहुत देर से डूबना था। सूर्य का डूबना ठहरा हुआ डूबना था। आस पास और दूर दूर के पक्षी इधर के पेड़ की तरफ लौट रहे थे। यह पूरी जगह अभी बसेरे की जगह बदल रही थी। यहाँ जीवन इतना अच्छा लग रहा था कि लगता है कि बहुत जी गए और मृत्यु यहाँ से बहुत समीप हो। पिता ने कहा, इतना अच्छा कि बहुत जीने के बाद भी बच्चा हुआ मृत्यु यहाँ से पास हो, परंतु वहाँ तक पहुँचने में बहुत देर लगेगी। ठीक कहती हो, देर का जीवन बचा है। क्या हम यहाँ से मृत्यु को देख सकते हैं? बचे जीवन को देख लेने के बाद फुर्सत मिलेगी तब। जीवित आँख से मृत्यु नहीं, जीवन दिखता है। हाँ, उनकी आवाज़ सुनकर बुढ़ी अम्मा बाहर गई थी। हवन के धुएं की गंध आ रही थी। बुढ़ी अम्मा ने दोनों को देखते ही जीते रहो कहा। छोटू नहीं आया? बुढ़ी अम्मा ने पूछा। नहीं आया। बुढ़ी अम्मा ने दोनों के लिए चाय बनाई। रघु की माँ ने सहायता की। चाय जल्दी बन गई थी। चाय पीकर दोनों पगडंडी घूमते रहे। थोड़ी दूर तक उनके आगे एक बंदर पूंछ उठाए दौड़ रहा था, फिर कहीं चला गया। वे दोनों डूबते सूर्य के पश्चिमी केंद्र में थे, इसलिए उजाले में थे। उसी उजाले में दोनों जा रहे थे। उसके बाहर उजाला कम हो गया था। एक तालाब में लाल कमल था, एक छोटे तालाब में सफेद कमल थे। पिता छोटे तालाब के अंदर घुसे और 2 कमल के फूल तोड़े। तुम भी तोड़ लो। नहीं, मुझसे नहीं बनेगा। इसे तोड़ो, यह पास है। रघुवर की माँ अंदर घुसी और उसने भी एक फूल तोड़ा। दोनों टीले पर चढ़ गए। पत्तों के ढेर के पास रघु की माँ को सोहन सिंह की एक और पैर पट्टी मिली। दोनों लौटने लगे। रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे छोड़ी पंखुड़ियों वाले सफ़ेद फूल पड़े थे। पेड़ फूलों से लदा था। पिता को फिर झोले की याद आई। झोला होता तो झोले में फूल भर लेते। याद दिलाई तो थी, याद करने के बाद फिर भूल गए। रघुवर की माँ के मन में आया कि वह एक फूल चोटी में खोस लेती, पर नहीं खोसी। पिता के मन में आया कि रघुवर की माँ की चोटी में वे फूल खोस देते, पर नहीं खोसे। पेड़ के नीचे से जब वे आगे बढ़े तो फूलों की सुगंध उनके साथ हो गई, पर इनको पता नहीं था कि पहले एक फूल की सुगंध इनके साथ हुई, फिर बहुत से फूलों की सुगंध इनके साथ हो गई। सूर्य के डूबने का पश्चिमी केंद्र उनके साथ साथ चला जा रहा था, इसलिए उनके साथ संध्या का उजाला था। वे दोनों खिड़की के पास गए तो देखा कि रघु किताब पढ़ रहा था। छोटू भाभी के पास बोरे पर लेटा हुआ था। वह अपनी
पेटी खोलकर कुछ उठाना धरना कर रही थी। इतने में सबने एक खिड़की की तरफ देखा। शायद आहट आई थी, पर दोनों चुपचाप आए थे। आहट नहीं थी, पर सबको एक साथ फूलों की सुगंध आई थी। उस सुगंध की कोई आहट हुई हो। सब एक साथ उठकर खिड़की के पास आए। अम्मा ने सिर को ढक लिया था। पिता ने कमरे के अंदर जाने के पहले खिड़की के बाहर से बहू को कमल के फूल पकड़ाए। सोनसी को लगा कि अम्मा ने चोटी फूल खोसे। अम्मा सिर को ढके हुए थी, इसलिए पता नहीं चला। कमरे के अंदर आकर पिता ने नई चप्पल पहनकर खड़े हो गए। अम्मा ने चुपके से सोनसी के हाथ में कुछ पकड़ाया। सोनसी ने देखा कि उसकी पैर पट्टी थी। वह टीले पर भूल आई थी। रघुवर प्रसाद ने अम्मा को पैर पट्टी देते हुए देख लिया। बहुत फूलों की सुगंध के बाद एक आखिरी फूल की सुगंध अम्मा के पास बच गई थी। उस फूल की गंध को अम्मा के पास से चले जाने की याद नहीं थी। पिता और छोटू को गए हुए 2 दिन हो गए। छोटू का रुकने का मन था, पर पिता का छोटू को रोकने का मन नहीं था, साथ ले जाने का मन था। सुबह जाते समय पिता टट्टी का ताला अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर रघु की माँ ने मना कर दिया था। जब बहू ने अम्मा के पैर छुए, तब अम्मा ने अपने कान से सोने की एक छोटी फुल्ली उतारी और कहा, बहू इसे तू रख ले, एक कान में पहन लेना, दूसरे कान का छोटू की दुल्हन के लिए। जाने का मन न हो तो रुक जाओ। रघुवर के पिता ने कहा। चलो, अम्मा ने कहा। छोटू ने भैया भाभी के पैर छुए। रघुवर ने पिता और अम्मा के सोनसी ने पिता और अम्मा के दोबारा पैर छुए। बस के जाने के बाद रघुवर प्रसाद वहीं आसपास घूमते रहे। फिर थोड़ी देर बाद घर आ गए। सोनसी, तुमने अम्मा की फुल्ली कान में पहन ली? नहीं। सोनसी ने कानों में चांदी की गोल बाली थी। उसने एक बाली उतारी और सोने की फुल्ली पहनी। इसको रख दूं? उसने उतारी हुई चांदी की बाली को दिखाते हुए पूछा। दूसरे कान में इसको भी पहन लो। 2 चांदी की बाली एक साथ? हाँ, एक साथ। एक में 2 चांदी की बाली और दूसरे में अम्मा की सोने की फुल्ली। पैर पट्टी पहन ली? हाँ। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को अपने दोनों पैर दिखाए। खिड़की की चौखट पर एक सांवली लड़की खड़ी थी। वह दोनों हाथों में चौखट पकड़े हुए खड़ी थी। वह तैयार होकर आई थी। चौखट पर दोनों हाथों में एक एक छोटी उंगलियों में नेल पॉलिश लगी हुई थी। सोनसी उसके पास गई। अंदर आओगी? नहीं, उसने शर्मा कर कहा। अच्छा, रुकना, सोनसी ने कहा। सोनसी ने अपनी पेटी खोली। वो एक पुराने टीन के डिब्बे में नेल पॉलिश, बालों की क्लिप, बिंदी, रबड़ बैंड और एक जोड़ी नया लाल फीता। सोनसी नेल पॉलिश की शीशी लेकर खिड़की के पास आई। घुटने के बल वो बैठ गई। हाथ मत हिलाना, मैं तुम्हारी सब उंगलियों में नेल पॉलिश लगा देती हूँ। पर लड़की अचक कर अपनी उंगलियों में नेल पॉलिश लगाना देखना चाहती थी। सोनसी ने उसकी उंगलियों में नेल पॉलिश लगाई। पैर में अभी नहीं। लड़की की तरफ दोनों ने आड़ के लिए बड़ी खटिया को घुमाया। खटिया पर उन्होंने तया हुआ बस्तर रख दिया था। खटिया की आड़ उनके कमरे के अंदर दूसरा कमरा थी। रघुवर प्रसाद का महाविद्यालय जाने का मन नहीं था। हाथी न आए तो अच्छा। छोटू 2 बार हाथी पर बैठकर महाविद्यालय घूम आया था। पिछले 2 दिनों में रघुवर प्रसाद महाविद्यालय से जल्दी आ रहे थे। खटिया की आड़ में रघुवर प्रसाद बैठे हुए थे। सोनसी भी वहाँ आकर लेट गई। लेट जाओ, सोनसी ने कहा। अभी हाथी के आने का समय हो रहा है, जब हाथी आएगा तब उठ जाना। अच्छा, कहकर रघुवर प्रसाद लेट गए। दीदी 2-3 बच्चे जोर से चिल्लाते हुए आवाज़ लगाने लगे। क्या है? सोनसी ने खटिया की आड़ से झाँक कर कहा। मेरी उंगली में भी नेल पॉलिश लगा दो, तीनों लड़कियों ने कहा। तीनों हाथ मुंह धोकर आई थी। उनकी अंगुलियां चौखट पर जमी थी। रुको, अभी लाती हूँ। सोनसी नेल पॉलिश लेकर फिर बैठ गई। यह देखकर रघुवर प्रसाद खटिया की आड़ से बाहर आए। उन्होंने महाविद्यालय जाने की तैयारी शुरू कर दी। कपड़े पहन लिए। क्या हुआ? अब महाविद्यालय जा रहा हूँ। सोनसी जल्दी नेल पॉलिश लगाती रही। तीसरी लड़की का केवल एक हाथ चौखट पर था। तुम्हारा दूसरा हाथ दो। तीसरी लड़की ने सोनसी ने कहा। नहीं, लड़की ने कहा। सोनसी ने खड़े होकर देखा कि कोहनी के पास उसका हाथ कटा हुआ था। मैं तुम्हारे माथे में बिंदी लगा देती हूँ। सोनसी ने उसके माथे पर
बिंदी लगा दी। हाँ ठंडा है, उस लड़की ने खुश होकर कहा। हाथी आया, बाहर आवाज आ रही थी। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला। हाथी दूर था। मैं जाता हूँ कहकर हाथ में जूता पकड़े नीम के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। हाथी आया, रघुवर प्रसाद जूता लिए हुए हाथी पर बैठ गए। हाथी चला गया तो सोनसी उदास हो गई। वह घर का काम करने लगी। जब तक रघुवर प्रसाद घर में रहते सोनसी का काम रुका हुआ होता। वह रघुवर प्रसाद के आने के पहले सब काम कर लेना चाहती थी। शाम को रघुवर प्रसाद जब लौटे तो उन्होंने साधु से चाय पीकर जाने के लिए कहा। रघुवर प्रसाद अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद साधु को देखने बाहर आए तो साधु नहीं दिखा। हाथी वही सूंड हिलाते डुलाते खड़ा था। चूंकि वह हाथी छोड़कर चला गया था इसलिए उसे आसपास ही होना चाहिए था। जल्दी आ जाएगा। हाथी बंधा हुआ नहीं था। हाथी के आसपास एक दो बच्चे बड़े इकट्ठे हो रहे थे। रघुवर प्रसाद ने उनको सावधान करते हुए कहा, हाथी खुला है, दूर रहना। आसपास खड़े हुए लोग दूर चले गए। हाथी नीम के पेड़ की डाल को सूंड में पकड़कर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रघुवर प्रसाद हाथी को ताकते हुए बैठे थे। हाथी पहले वहीं पर इधर उधर उतारा, फिर थोड़ा आगे आगे चलने लगा। रघुवर प्रसाद को भय लग रहा था। पड़ोसियों को भी डर लगने लगा था। कुछ होता तो जिम्मेदारी रघुवर प्रसाद की होती। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि वे अब कभी हाथी पर नहीं बैठेंगे। हाथी पर जाएंगे तो हाथी यहाँ आएगा भी नहीं। कम से कम इस तरह खतरा तो नहीं होगा। सोनसी दरवाजे के पास खड़ी थी। सोनसी तू अंदर जा, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी का अंदर जाने का मन नहीं था। वह रघुवर प्रसाद के पास खड़े रहना चाहती थी। सोनसी दरवाजा बंद कर दो, खिड़की से हवा आ रही है, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। घर में कोई डंडा है क्या? डंडा क्या करोगे? घर की तरफ हाथी आएगा तो उसे हट हट करके भगा सकते हैं, शायद वह डर जाए। हाथी डंडे से डर जाएगा? सोनसी ने पूछा। और क्या कर सकते हैं? तुम डंडा तो ले आओ, शायद डर जाए। छोटू के खेलने का एक छोटा डंडा पड़ा था, उसे लेकर वह आई। यही है, और बड़ा नहीं? नहीं नहीं, यही है। ठीक है, इसी से काम चलाएंगे। तुम जाकर आसपास देखो, साधु कहीं बैठा होगा। वह अचानक चला तो नहीं गया। यह धोखा देकर जाना हुआ। अचानक धोखा देकर पत्नी ने कहा, तुम दरवाजा बंद कर लोगी? हाँ, मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। रघुवर प्रसाद साधु को देखने गए। पत्नी दरवाजा बंद कर बाहर आई। वह रघुवर प्रसाद को देख रही थी। रघुवर को जाते हुए हाथी ने भी देखा। हाथी रघुवर प्रसाद के पीछे पीछे जाने लगा। इतने दिनों से हाथी रघुवर प्रसाद को पहचानने लगा था। वह रघुवर प्रसाद को सावधान करने सोनसी दौड़ने लगी। हाथी धीरे धीरे जा रहा था। हाथी के पीछे जाती हुई एक भीड़ डर कर रुक गई थी। सोनसी रघुवर के पास पहुंची। उसने कहा, तुम्हारे पीछे पीछे हाथी आ रहा है। सोनसी प्रसाद को भींस कर अदृश्य कर देना चाहती थी। क्या हुआ? चौंक कर रघुवर प्रसाद ने सोनसी से पूछा। तुम्हारे पीछे हाथी आ रहा है, सोनसी ने रघुवर प्रसाद को पकड़े हुए कहा। वह तो आ गया। सोनसी के माथे की लट को हटाते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी को लिपटे हुए वे भयभीत थे। हाथी उनके पास खड़ा था। दोनों ने देखा, अब सड़क पर कोई नहीं था। सड़क खाली हो गई थी। दरवाजे बंद थे। सिरस के पेड़ पर एक 12-13 साल का लड़का बैठा था। वह पेड़ पर बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। वह हाथी से डरकर पेड़ पर नहीं बैठा, चुपकर बीड़ी पीने के लिए पेड़ पर बैठा था। वह हाथी से सुरक्षित बीड़ी पीते बैठे रहना उसे अच्छा लग रहा था। उसने नीरस की एक डाल तोड़ी और हाथी की तरफ फेंकी। हाथी ने सूंड बढ़ाकर डाल उठाया और सूंड को इधर उधर डुलाते हुए छोड़ दिया। रघुवर प्रसाद जाने को थे। आओ चलें, रघुवर प्रसाद ने कहा। रघुवर प्रसाद और सोनसी को लौटते देख हाथी ने जोरों से चिल्लाया, फिर उसके पीछे हो लिया। रघुवर प्रसाद सोनसी को घर के अंदर ले गए। हाथी पेड़ के पास खड़ा रह गया। अच्छा हुआ वह रुक गया, पीछे पीछे घर के अंदर आ सकता था। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा उड़का दिया था। थोड़ी देर में सोनसी के साथ चारपाई की आड़ में लिपटे पड़े रहे, फिर उठे। कहाँ जा रहे हो? हाथी को देखने पता नहीं वह वहाँ है या नहीं, साधु आकर ले गया हो। कोई घर के सामने हाथी छोड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला। हाथी वहाँ नहीं था। हाथी नहीं है, उसके मुंह से निकला। सोनसी उठकर आई। क्या साधु ले गया? हो सकता है, रघुवर प्रसाद ने कहा। हाथी खुद चला गया, तुम भी नहीं थी, दरवाजा बंद था। हाथी अकेला पड़ गया होगा, वह चला गया। हाँ, हाथी के साथ
सम्मान का व्यवहार करना चाहिए था। हाथी से कहते, तुम कहीं जाना नहीं, हम आते हैं, तो शायद वह हमारा कहा समझ जाता और जाने के पहले हमारा रास्ता देखता। साधु हाथी को पूछेगा तो क्या जवाब देगा? हमारी गलती नहीं, वह छोड़ गया था, उसकी जिम्मेदारी है। मैं किसी से पूछता कि हाथी अकेला गया या कोई उसे साथ ले गया, किसी ने तो देखा होगा। सड़क में सन्नाटा था, कोई नहीं दिख रहा था, फिर भी देखता हूँ कोई न कोई होगा। रघुवर प्रसाद को कोई नहीं दिख रहा था। सड़क के किनारे के पेड़ के ऊपर छुपकर बीड़ी पीने वाला लड़का पेड़ पर बैठा था। क्या तुमने हाथी को देखा? किधर गया? रघुवर प्रसाद ने पेड़ पर बैठे हुए लड़के से पूछा। इधर गया, आपने बीड़ी छुपा कर। लड़के ने पेड़ के ऊपर से इशारा किया। पेड़ के खोखल में बीड़ी का बंडल और माचिस वह छुपा कर रखता था। अकेला हाथी था नहीं, एक साधु था। पेड़ के ऊपर से उसने कहा। साधु ले गया, चाय पीने नहीं आया, बताकर भी नहीं गया। लगता है साधु एकदम अचानक नहीं जाएगा, धीरे धीरे अचानक जाएगा। पहले आधे घंटे के लिए, फिर 4 घंटे के लिए, 10 दिन के लिए, फिर 10-20 साल के लिए। 20 साल के बाद जीवन कितना बचेगा? अच्छा, आज जीवन चला जाएगा। तो जो आजीवन चला जाता हो, कोई खोज खबर न हो, मृत्यु की खबर न हो, अपने चला गया, वह हमेशा जीवित रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए विस्मृत न हो, उसके लौट जाने का अंदेशा पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। जैसे ही वह यह मालूम होता होगा कि वह मर गया, वैसे ही उसके लौटने की अनंत काल की प्रतीक्षा समाप्त हो जाती होगी। सड़क पर इक्का दुक्का आदमी अब दिखाई देने लगे। एक साइकिल दिखी, पर फिर धीरे धीरे चलती हुई बैलगाड़ी आई। आने जाने का जो दृश्य रुका हुआ था वह शुरू हो रहा था। यह आने जाने के दृश्य की शुरुआत थी। एक दो लोग ही आते जाते दिख रहे थे। यह शुरुआत बहुत देर तक शुरुआत बनी रहती, जबकि एक स्वतंत्र हुआ हाथी अंकुश से बहुत देर से काबू में आ चुका था। जब स्वतंत्र था तब हाथी अपने पालतूपन में अकेला हो गया था। इस बस्ती में वह एक सीधा साधा विशाल शाकाहारी प्राणी था। वह इतना सीधा साधा था जितना एक हिरण जंगल में हो सकता है। इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार आगे के पार्ट्स देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।